लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत सही रहोगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स का आरटीपी फॉर सीए इंटर, जो कि एप्लीकेबल है ऑब्वियस सी बात है सीए इंटर के लिए। सीएमए वगैरह वालों भी देख सकते हो, इसमें बहुत क्लास अच्छे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं बाय आईसीएआई। यह आरटीपी एक्चुअली बहुत अच्छा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मतलब अमेंडमेंट वाले पार्ट काफ़ी इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो मैं क्या करूँगा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा क्लियर। आपको क्या करना है, एक अपना जो भी आरटीपी का शीट वगैरह है वो लेके बैठ जाना है। आईसीएआई की साइट में पड़ा है, टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, तो वो ले लो और साथ साथ में सॉल्व करो और फिर एक बार बिना देखे भी सॉल्व करना ये चीज़ें, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। इनकम टैक्स का मैराथन ऑलरेडी हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, मैंने 2 पार्ट में, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि यूट्यूब पे कितना भी बड़ा वीडियो डाल सकते थे, बट अभी शायद ऐसा है 12 घंटा ही डाल सकते हैं। तो 2 पार्ट में इनकम टैक्स का मैराथन डाल दिया है, जो कि अराउंड 16 आवर्स का है, जिसमें अमेंडमेंट वगैरह सब कुछ कवर है। तो वो आपको एक बार तो मिनिमम, ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीएसटी के भी मैराथन वगैरह ऑलरेडी डाल रहा हूँ, मैराथन नहीं रिवीजन लेक्चर बेसिकली डाल रहा हूँ चैप्टर वाइज। नीचे डिस्क्रिप्शन में जीएसटी के आरटीपी का लिंक है, प्लस जीएसटी के 100 एमसीक्यूज का लिंक है, तो वो भी आप देख सकते हो। अभी हमारा टारगेट क्या है पता है, जितना कम टाइम हो सके, जितना कम टाइम ले सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। बिकॉज मेन मकसद क्या है पता है, आप एग्जाम से एक दिन पहले भी इसको 2x की स्पीड में देखो तो आप उस दिन भी कवर कर पाओ, क्योंकि उस दिन जनरली रिविजन वगैरह नहीं हो पाता। वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन वगैरह मिल सके। अभी स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियो नंबर 1, मिस्टर सुभाष, ठीक है, ये स्टार वगैरह लगा लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली किसके ऊपर है, टीसीएस वाला जो चैप्टर था उसके ऊपर बनाया है, और इसमें भी जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है उसके ऊपर इसका क्या है, मेन फोकस है। मिस्टर सुभाष इज अ रिटेलर ऑफ अ कार स्पेयर पार्ट। सुभाष कौन है, एक रिटेलर है जो कि कार के स्पेयर पार्ट में डील करता है। उसने स्टार्ट किया है अपना बिजनेस इन मई 2020, पिछले साल बिजनेस स्टार्ट किया है। उसका टर्नओवर कितना था, 10 करोड़ 50 लाख था। 10 करोड़ क्रॉस होता है तो आपका सेक्शन 194Q टीडीएस वाला और सेक्शन 206C1H दोनों एप्लीकेबल हो जाता है। ये वही क्वेश्चन है, मैं आपको सेक्शन का रिवीजन करा दूंगा। ही जनरली परचेज गुड्स फ्रॉम कार एक्सेसरीज एंड कंपनी। ये सुभाष जो है वो किससे खरीदता है, कार एक्सेसरीज एंड कंपनी करके कंपनी है जिससे क्या खरीदता है, कार खरीदता है। और जो कार एक्सेसरीज कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर है कार का, और सेल करता है डायरेक्टली भी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सेल करता है, दैट इज carparts.com। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज बोली है, ये सुभाष है एक रिटेलर है जो कार एक्सेसरीज एंड कंपनी से क्या करता है, खरीदता है। क्या खरीदता है, ऑब्वियस सी बात है कार खरीदता है, और ये फिर रिटेल में क्या कर देता है, इसका सेल कर देता है। ये जो कार एक्सेसरीज एंड कंपनी है ये 2 तरीके से बेचती है, या तो ये डायरेक्टली बेच देती है, डायरेक्ट सेल कर देती है, और दूसरा ये कैसे बेचती है, थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बेचती है, जो कि नीचे बताया हुआ है, वो .com जो भी है car.com, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचती है। तो अभी देखो यहाँ पे अपने को पूरे ये क्वेश्चन में पूछेगा क्या, मैं अभी से बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टडी किया है। ये सुभाष जो है ये बायर है, करेक्ट है। तो ये पेमेंट करते टाइम 194Q में टीडीएस काटेगा या नहीं काटेगा। ये सेलर है तो 206C1H वाला प्रोविजन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मैं बताऊंगा क्या होता है, वापस रिवाइज कराऊंगा। और ये ईसीओ है तो यहाँ पे सेक्शन 194O में टीडीएस कटेगा कि नहीं, बस इसी के ऊपर पूरा क्या किया है, क्वेश्चन फ्रेम किया है, जो कि बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो कार एक्सेसरीज एंड कंपनी है इसका भी टर्नओवर कितना था, 15 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो इसके केस में भी क्या लगेगा, 206C1H वाला प्रोविजन लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ये सेक्शन के लिए 194Q का कितना पार्ट एप्लीकेबल है वो मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूं, तो आपको क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगा थोड़ा सा और बेटर। स्टार्ट करते हैं। ये जो अमेंडमेंट वाला पार्ट का नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये जो आपको दिख रहा है ये मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। सेक्शन 194Q, अगर आप कुछ परचेस करते हो और उसको खरीदने के बाद उसका पेमेंट करोगे तो उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन काटेगा? ऐसा बायर काटेगा जिसका 10 करोड़ टर्नओवर क्रॉस हो रहा है। पेई कौन रहेगा? किसका टीडीएस काटेगा? रेसिडेंट सेलर का काटेगा। कौन सी रेट से काटेगा? 0.1% के रेट से काटेगा।
अगर आपका अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है, मतलब समझो 55 लाख अमाउंट है तो 50 लाख निकाल दो, उसमें से 5 लाख पे TDS कटेगा एट द रेट 0.1%। इसलिए थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, 50 लाख रहेगा। ठीक है, ये तो बेसिक सेक्शन की बात हो गई। फिर इसके रिलेटेड एक सर्कुलर इश्यू किया था ICAI ने, जो कि अपने अमेंडमेंट लेक्चर यूट्यूब में डाला है, उसमें कवर किया हुआ है। वो मैराथन के एंडिंग में पूरा अमेंडमेंट डिस्कशन है, तो वहां से आप देख सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, मतलब देखो ये जो सेक्शन है ना 194Q, ये 1/7/2021 से एप्लीकेबल होता है, 1 जुलाई 2021। तो साल कब से चालू होता है, 1 अप्रैल 2021। अभी यहां से ये क्या 194Q वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले कोई सेल होगा, इससे पहले कोई सेल होगा तो क्या वो 50 लाख के अंदर काउंट होगा, ये सवाल उठता है। ये सब क्लास में मैंने वो बहुत अच्छे से बात की थी अमेंडमेंट लेक्चर में, तो इसका आंसर है हाँ, इससे पहले भी जो सेल हुआ रहेगा, मतलब समझो 1/4/2021 से लेके 30 जून तक 20 लाख सेल हुआ है और यहाँ पे 40 लाख सेल हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, 60 लाख हो गया, माइनस 50 लाख इंटू 0.1% आपका क्या लग जाएगा, TDS कट जाएगा। मतलब पहले वाला सेल भी काउंट होगा, हाँ काउंट होगा। पहले सर्कुलर का एक पॉइंट ये बोलता है जो अपने को काम आएगा आगे जाके। सेकेंड, GST के एडजस्टमेंट, मतलब समझो सेल वैल्यू है 10 लाख, उसमें GST कितना है, फॉर एग्जांपल 10%। 10% कोई रेट नहीं होता, मुझे भी पता है, पर ईज के लिए बता रहा हूँ। तो 11 लाख आपका क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू है। इसमें आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 10 लाख, टैक्स कितना है 1 लाख, और टोटल वैल्यू कितना है 11 लाख। करेक्ट है। अभी इसमें सवाल ये उठता है कि TDS ये अमाउंट पे कटेगा या TDS ये अमाउंट पे कटेगा। तो इसमें देखो सिंपल सी चीज बोली है कि अगर आपका TDS कट रहा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट के टाइम TDS कट रहा है, मतलब इनवॉइस अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, उससे पहले ही पेमेंट के टाइम आपका TDS कट जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि GST के इंक्लूसिव अमाउंट के ऊपर क्या होगा, TDS कटेगा। तो टैक्स would be deducted on whole amount as it is not possible to identify that GST component उसमें कितना होने वाला है इनवॉइस जब इश्यू होगा फ्यूचर में। करेक्ट है। बट अगर टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा एट टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी, मतलब जब इनवॉइस इश्यू हो रहा है तब आपका क्या हो रहा है, टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या GST अमाउंट सेपरेटली इंडिकेट किया है। अगर इंडिकेट किया है तो GST अमाउंट पे TDS नहीं कटेगा, बट अगर सेपरेटली इंडिकेट नहीं किया है तो TDS किस पे कटेगा, टोटल अमाउंट पे कटेगा। ये 2 पॉइंट अभी पॉज करके रीड कर लो ताकि आगे आने में आपको काम आएंगे RTP में, जो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे उसमें। फिर नीचे आते हैं, अगर देखो 194O वर्सेस 194Q हो जाता है तो कौन जीतेगा, मतलब दोनों सेक्शन एप्लीकेबल है तो TDS किस में कटेगा, 194Q में कटेगा। अगर 206C1H और 194O वर्सेस हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, दोनों एक ट्रांजैक्शन पे दोनों प्रोविजन लगते हैं, तो कौन सा प्रोविजन लगेगा, 194O का लगेगा। और अगर 194Q और 206C1H दोनों एप्लीकेबल होंगे तो कौन सा लगेगा, 194Q लगेगा। ये सब क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी ये जितनी भी चीजें मैंने बताई उसका क्या आएगा, यहाँ पे रेफरेंसेस आएंगे। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ परचेस मेड बाय मिस्टर सुभाष इन द प्रीवियस ईयर 21-22 इज गिवन हियर अंडर। तो जो भी सुभाष ने परचेस किया है उसकी 4 डिटेल दी हुई है। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, डेट ऑफ क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ कार, मतलब ये इनवॉइस का डेट है, ये पेमेंट का डेट है। करेक्ट। वैल्यू दिया हुआ है, GST अमाउंट दिया हुआ है और आपका टोटल वैल्यू दिया हुआ है। देखो जो 194Q है उसमें या तो अपने को क्या लेना है, GST के इंक्लूसिव वैल्यू लेना है या GST के इंक्लूसिव वैल्यू नहीं लेना है, डिपेंड अपॉन सिनेरियो जो मैंने अभी बताया। बट जो 206C1H है उसमें हमेशा GST के साथ ही वैल्यू लेना होता है, वो प्रोविजन में लिखा है। तो 15 मई 2021 को इनवॉइस इश्यू हुआ है, 2 जून 2021 को क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है। वैल्यू कितना है, 40 लाख है, GST 7,20,000 है और 47,20,000 है। करेक्ट है, टोटल वैल्यू। तो देखो सबसे पहले क्या 194Q लगेगा, लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 194Q आया कब, 1 जुलाई 2021 को आया। ये तो मई जून की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो वो था ही नहीं प्रोविजन, तो 194Q नहीं लगे, क्यों नहीं लगेगा। अगर वो नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, 206C1H लग जाएगा।
बिल्कुल। अभी पर 206C1H नहीं लग पाएगा यहाँ पे, क्योंकि 50 लाख से अमाउंट क्रॉस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है। TCS कब कलेक्ट करना होता है? जब 50 लाख क्रॉस हो जाता है। पहले पॉइंट समझ गया? हाँ जी। दूसरा पॉइंट है 18 जून 2021 को इनवॉइस इश्यू हुआ है, 30 जून 2021 को पेमेंट हुआ है, वैल्यू है 15 लाख, 2,70,000 रुपीज़ GST है और 17,70,000 रुपीज़ क्या है? टोटल वैल्यू है। करेक्ट है। क्या सर यहाँ पे 194 क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जून चल रहा है, जुलाई में आया 194, क्यों यहाँ पे भी नहीं लगेगा। तो ये टोटल अमाउंट के ऊपर क्या लग जाएगा? 206C1H, ये TCS का प्रोविजन है, सेलर कलेक्ट करता है, रेट वगैरह सेम है जो 194 क्यू में है। करेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आ जाता है? मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, कैलकुलेटर। तो देखो 47,20,000 प्लस 17,70,000, दोनों को टोटल करेंगे तो 64,90,000 इसका टोटल आता है। करेक्ट है। हाँ जी। इसमें से 50 लाख लेस कर देंगे, क्योंकि इन एक्सेस ऑफ 50 लाख क्या करता है? TDS कटता है। तो इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा? 14,90,000। इसका अगर मैं 1% करता हूँ, 0.1%, सॉरी 0.1% कर देता हूं, तो 1490 रुपीज़ यहाँ पे क्या होगा? TCS कलेक्ट हो जाएगा। समझा गया? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है 194 क्यों लगेगा या 206C1H लगेगा। 194 क्यों नहीं लग रहा है? उसका रीज़न ये है कि ये अभी तक तो आया ही नहीं है, वो साइड में हटाया। हाँ जी सर। अभी बात करें तो 206C1H का रेट वगैरह सब कुछ सेम है जो 194 क्यू के लिए है, और वो ग्रॉस अमाउंट, टोटल अमाउंट पे लगता है। यहाँ तक क्लियर है? पहले पॉइंट में वो क्यों नहीं लगा, उसका रीज़न मैंने बता दिया, 47,20,000 जो 50 लाख से कम था। सेकंड में दोनों का टोटल 50 लाख से ज़्यादा हो गया, 64,90,000 जो भी हो गया, उसमें से 50 लाख पे तो लगेगा ही नहीं, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख लगता है। तो जो जितना बचा उसके ऊपर 0.1% TCS कलेक्ट कर लेगा सेलर, जो कितना होगा? 1490 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ो सर। क्लियर है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में लिखा है 28/8/2021, मतलब 28 अगस्त 2021 को इनवॉइस इश्यू हुआ है और उससे पहले पेमेंट हो चुका है। 17/8/2021 पेमेंट हो चुका है। TDS डिडक्ट कब होता है? इधर डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट कब हुआ है? 28 तारीख को। पेमेंट कब हुआ है? 17 तारीख को। तो TDS डिडक्ट कब हो जाएगा? पेमेंट के टाइम पे ही हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है? 25,37,000 है, 3,87,000 आपका GST है और टैक्सेबल वैल्यू है 21,50,000। तो क्या सर अभी TDS किसके ऊपर डिडक्ट होगा? क्योंकि TCS का यहाँ पे सवाल नहीं आएगा, अब TDS डिडक्ट होगा, क्योंकि जब 194Q वर्सेस 206C1H आमने सामने आते हैं तो 194Q प्रिवेल करता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। तो 194 क्यों लगेगा? रेट वगैरह तो वैसे भी सब सेम है, बायर TDS डिडक्ट करेगा, पर कौन से अमाउंट पे करेगा? 2150 पे करेगा या 2537 पे करेगा? तो आंसर इस सवाल का है 2537 पे करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेमेंट पहले हो चुका है, ये टाइम पे पता ही नहीं चलेगा ना भाई बाइफर्केशन की GST का अमाउंट इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे 25,37,000 पे कटेगा, जो सर्कुलर मैंने आपको पहले ही अच्छे से समझा दिया था। अच्छे से तो नहीं, मैंने फटाफट समझाया था, क्योंकि आपका ही फायदा है, कम टाइम में मुझे ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। और चौथे ट्रांजेक्शन पे आते हैं। 14 फेब को क्या हुआ है? इनवॉइस बना है। 28 फेब को क्या हुआ है? पेमेंट हुआ है। तो पहला इवेंट कौन सा है? 14 फेब। तो इनवॉइस वाले दिन ही क्या हो चुका है? आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा। तो क्या इनवॉइस वाले दिन GST का अमाउंट सेपरेटली दिया है? हाँ सर दिया है। तो GST के अमाउंट पे TDS नहीं कटेगा, सिर्फ 10,50,000 पे क्या कट जाएगा? TDS कट जाएगा एट द रेट 0.1%। क्योंकि 50 लाख तो क्रॉस हो चुका है, ये तो हम मान ही लेंगे। कैसे मानेंगे? क्योंकि मैंने पहला सर्कुलर ही बताया, जो 1/4 से पीरियड काउंट होता है वहां से ही काउंट होता है। ज़रूरी नहीं है 1/7 को आपका 1 जुलाई को TDS आया है तो उधर से टर्नओवर काउंट होगा, नहीं, उससे पहले से ही काउंट हो जाएगा। तो उससे पहले ये दो तो हो ही चुके थे, 47 लाख वाला और 17 लाख वाला। करेक्ट। हाँ जी। तो यहाँ पे 10,50,000 पे क्या हो जाएगा? TDS डिडक्ट हो जाएगा। ये क्लियर है? तो आगे अभी कुछ नहीं है, यही मेन चीज़ था जो मैं एक बार वापस देखो, अगर थोड़ा सा कुछ डाउट है तो आपको सब समझ जाएगा। मैंने पूरा अच्छे से कराने की कोशिश की है और वो भी बहुत स्पीड में, तो वापस एक बार देख लो तो सब समझ जाएगा। इन एडिशन टू अबव, इसके ऊपर मिस्टर सुभाष
also purchase spare part of car accessories and company for 12 lakh inclusive of GST at the rate 18% through carparts.com on 31st of 12/2021। मतलब इसने ऑनलाइन भी क्या किया है, वो carparts.com जो ECO है उससे भी 12 लाख रुपए का क्या खरीदा है, सामान खरीदा है, बेसिकली वो कार खरीदा है। द पेमेंट वॉज मेड डायरेक्टली टू द कार एक्सेसरीज एंड कंपनी, पेमेंट डायरेक्टली दे दिया है, थ्रू ECO नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैन जो है वो डली फर्निश कर दिया है। GST पोर्शन जो है वो सेपरेटली इंडिकेट किया है इनवॉइस में। इट इज नॉट सेपरेटली व्हेन गुड्स आर परचेज थ्रू carparts.com, बट ठीक है, उसका कोई इतना रेलेवेंस नहीं है कि GST पोर्शन जो इंडिकेट किया है वो सेपरेटली किया है इनवॉइस ऑफ कार एक्सेसरीज एंड कंपनी, बट इट इज नॉट सेपरेटली व्हेन गुड्स आर परचेज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर से आपने परचेज किया है तो सेक्शन 194O में यहाँ पे लिखा है मैंने TDS डिडक्ट हो जाएगा एट द रेट 1%। किसके ऊपर होगा, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर होगा, तो 12 लाख के ऊपर 1% आपका क्या हो जाएगा, TDS डिडक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 194O। तो यहाँ तक अगर आप क्लियर हो तो पॉज करके वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मेरी रिक्वेस्ट है आपको, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, एक बार वापस पढ़ो, फिर हम क्या करते हैं MCQ सॉल्व। चलो ठीक है, आपने पढ़ लिया रहेगा क्वेश्चन वापस, तो मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं MCQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व कर लिए हैं, अभी जस्ट उसका क्या करना है, रेफरेंस लेना है बस। इज मिस्टर सुभाष इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन मेड डायरेक्टली विथ कार एक्सेसरीज, मतलब ECO वाला पार्ट नहीं, सिर्फ उसने जो कार से परचेज किया है कार एक्सेसरीज से डायरेक्टली। इफ यस व्हेन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड, तो अमाउंट क्या होगा TDS का वो पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन में तो TDS कटेगा ही नहीं, करेक्ट है। ये वाला 15th ये फर्स्ट वाला केस और सेकंड वाले केस में तो TDS नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि वो टाइम पे 194Q आया ही नहीं था, TCS कटेगा। ये वाले केस में कटेगा, हाँ जी, कितना कटेगा, 25,37,000 का 0.1%, दैट विल बी 2537। और फोर्थ केस में कटेगा, हाँ कितना कटेगा, 10,50,000 का 0.1%, दैट विल बी 1050। तो ये अमाउंट का क्या कटेगा, TDS कटेगा 2537 और 1050। तो यस TDS कटेगा, बट अमाउंट क्या दिया है, 2150 नहीं, 2537 यस और 1050 यस, बी आंसर करेक्ट है। 500 वगैरह नहीं कटेगा और नो भी तो नहीं होगा, TDS तो कटेगा। सेकंड पे आते हैं, इस कार एक्सेसरीज एंड कंपनी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, मतलब क्या उसको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन विद मिस्टर सुभाष। इफ यस व्हेन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड, मतलब यहाँ पे TCS का पूछा गया, तो TCS हम लोग ने निकाल लिया है ऑलरेडी। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में TCS नहीं कटेगा, क्यों, उसका रीजन है 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ था। सेकेंड केस में 47,20,000 प्लस 17,17,000 जो कि आपका कुछ 64,90,000 होता था, उसमें से 50 लाख निकाल देंगे, उसके ऊपर 0.1% 1490 हम लोग ने क्या निकाल दिया था अमाउंट। सेकेंड जो पीरियड था वहां पे 1490 क्या होगा, TCS कलेक्ट होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, थर्ड पे आते हैं, अज्यूम दैट मिस्टर सुभाष हैज स्टार्टेड द रिटेल बिजनेस ऑफ कार स्पेयर पार्ट इन May 2021। क्या किया है, सुभाष ने रिटेल स्टार्ट किया है May 2021 में बिजनेस। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे May 20 लिखा है, मतलब पिछले साल स्टार्ट किया है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, May 21 में स्टार्ट किया है। इन सच केस would your answer in MCQ 1 and 2 will be different? If yes, what would be the answer of MCQ 1 and 2? देखो भाई, डिफरेंट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। उसका रीजन क्या है, अगर तुमने यही साल बिजनेस स्टार्ट किया है तो पिछले साल तुम्हारा 10 करोड़ क्रॉस ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 10 करोड़ टर्नओवर क्रॉस होता है तो ही तो आपके ऊपर 194Q लगेगा। वो 10 करोड़ क्रॉस नहीं होगा तो आपके ऊपर पूरे साल में 194Q लगेगा ही नहीं। तो पूरे साल क्या होगा, 206C1H में सेलर ही TCS कलेक्ट करेगा, तो TDS का इफेक्ट चला जाएगा। पूरे साल में क्या होगा, सेलर TCS कलेक्ट करेगा। कैसे कलेक्ट करेगा, यहाँ पे 1490 जो कलेक्ट कर रहा था वही करेगा, फिर ये 25,37,000 में 2537 हो जाएगा और 12,39,000 में 1239 हो जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि जो TCS होता है 206C1H का वो पूरे अमाउंट पे ही कटता है, वो विदाउट GST और इंक्लूडिंग GST ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है जो फाइनल GST के साथ अमाउंट आता है उसके ऊपर ही कटेगा। तो 1490, 2537 और 1239 ऐसे करके 3 TCS क्या होंगे, कलेक्ट होंगे। तो
नो द आंसर ऑफ MCQ 1 and 2 वुड बी सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. यस, द आंसर ऑफ MCQ 1 वुड बी चेंज टू डी. क्या आंसर ऑफ MCQ 1 चेंज हो जाएगा डी में? नो, मिस्टर सुभाष इज नॉट लाइबल टू. बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी सुभाष को TDS तो नहीं डिडक्ट करना. बट द आंसर ऑफ MCQ 2 वुड बी द सेम. नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि उसका भी तो आंसर चेंज होगा. सी पे आते हैं. यस, आंसर ऑफ MCQ 1 वुड बी द डी, करेक्ट है. एंड द आंसर ऑफ MCQ 2 वुड बी चेंज टू बी. आंसर ऑफ MCQ 2, हाँ ये करेक्ट है. देखो 1490, 2537 और 1239. तो आंसर सी विल बी करेक्ट. ये सब एक्चुअली वर्ड ही इतना ये BC करके कंफ्यूज किया है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है. अभी सिंपल हो चुका है, वो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ही इंपॉर्टेंट था. चौथा पार्ट आते हैं. आर द प्रोविजन ऑफ TDS या TCS अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विथ carparts.com. क्या carparts.com जो कि ECO है उसके साथ ट्रांजेक्शन करोगे तो TDS TCS लगेगा या कटेगा? इफ यस, हु हैज टू डिडक्ट और कलेक्ट? तो देखो 194O वर्सेस 206C1H आ जाएगा, तो कौन जीतेगा? 194O जीतेगा. 12 लाख रुपए अमाउंट था, उसके ऊपर 1% TDS कट जाएगा. तो आंसर विल बी डी. पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं. इफ मिस्टर सुभाष हैज नॉट फर्निश हिज पैन कार्ड टू कार एक्सेसरीज एंड कंपनी बट हैज फर्निश हिज आधार नंबर. देखो सुभाष ने क्या किया है, पैन कार्ड नहीं दिया है पर आधार कार्ड दे दिया है. तो क्या TCS का रेट होगा फॉर द पर्पज ऑफ MCQ 2, मतलब 206C1H में क्या होगा TCS का रेट? भाई सेम ही होगा. क्यों? पैन कार्ड पहले ऐसा था कि सिर्फ पैन कार्ड देगा चलेगा, अभी पैन या आधार दोनों दे सकते हो. 0.1% ही रहेगा. तो 5 क्वेश्चन हो गए. ये अभी क्वेश्चन सिंपल थे बट वो एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट था. डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, बट जो भी अमेंडमेंट वाला पार्ट था ना वो पूरा डाल दिया था यहाँ पे. तो अगर आपने वो अमेंडमेंट, खासकर वो सर्कुलर नहीं पढ़ा जो ICI ने इश्यू किया था, अपने अमेंडमेंट लेक्चर में डाला हुआ है वो सर्कुलर. मैराथन की लिंक में जो पार्ट 2 वाला मैराथन है ना, उसका लास्ट पार्ट वही है. तो आप वो अच्छे से देख के जाना एग्जाम में, उसके ऊपर पूछ सकता है. अभी भविष्य तो कोई नहीं देख सकता बट पूछ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 6 पे. क्वेश्चन पे आते हैं. ये भी अमेंडमेंट के ऊपर थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट का झलक डाला है. सबसे पहले क्या अमेंडमेंट इसके रिलेटेड है वो देख लेते हैं, फटाफट दिखा देता हूँ. आपको पता होगा सेक्शन 43 CA करके सेक्शन था. PGBP में और कैपिटल गेन में मैं पढ़ाता था, दोनों में मैं पढ़ाता था, रिवाइज करवा देता था. बेसिकली एक जगह पे पढ़ाता था, एक जगह पे रिवाइज करा देता था. ये बेसिकली बिल्डर्स के लिए था. ये लोग अगर असेट बेचते हैं, मतलब अपना फ्लैट वगैरह बेचते हैं, लो कंसिडरेशन पे बेचते हैं, तो पहले वो 110% ऑफ कंसिडरेशन वाला प्रोविजन था, पता है? हाँ सर पता है. वो 110% अभी 120% हो जाएगा अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. पहली कंडीशन क्या है? जो ट्रांसफ़र होना चाहिए वो 12 नवंबर 20 से लेकर 30 जून 21 तक होना चाहिए. दूसरा जो ट्रांसफ़र है वो फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट की तरह होना चाहिए. और तीसरा जो कंसिडरेशन है वो अप टू 2 करोड़ होना चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 110% ना देख के 120% देखा जाएगा. इज इट क्लियर? हाँ जी. अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर. आशियाना डेवलपर्स हैज कंप्लीटेड वन ऑफ इट्स हाउसिंग प्रोजेक्ट. आशियाना डेवलपर करके एक डेवलपर कोई बिल्डर है जिसने अपना क्या किया है, एक अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक सेकेंड, गुरुग्राम में कंप्लीट किया है. ठीक है. इन जनवरी 2021 जिसमें 10 रेसिडेंशियल यूनिट है. इट हैज़ ट्रांसफर्ड 9 रेसिडेंशियल यूनिट इन Feb 21 एंड रिमेनिंग 1 रेसिडेंशियल यूनिट इन May 2021 टू सूरज. नौ पहले Feb में बेच दिए थे, एक May 21 में बेचा है. जो किसको बेचा है? सूरज को बेचा है. मतलब जून से पहले है, टाइम लिमिट के अंदर है. ऑल द यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट. तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल होता है और थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होता है, क्योंकि उसका कंसिडरेशन कितना है, 50 लाख है, पर उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 57 लाख है. कंसिडरेशन कितना है, 50, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 57. अगर पहले वाला प्रोविजन देखते तो 57 लाख क्या 110% ऑफ 50 लाख से ज़्यादा है, बिल्कुल 55 लाख होता है. ये 57 लाख, ये क्या बन जाता है आपका, ये PGBP का वो सेल वैल्यू मान लिया जाता है. बट अब ऐसा नहीं होगा, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो यहाँ पे 120% देखा जाएगा. इज इट क्लियर? हाँ जी. तो आपका सेल वैल्यू में क्या आएगा, ये जो कंसिडरेशन का अमाउंट है 50 लाख वही आएगा फॉर द पर्पज ऑफ आसियाना.
वो बिल्डर जो भी है उसके लिए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ तक पहला पॉइंट हुआ। इसने कितने में खरीदा था? 50 लाख में खरीदा था, और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो टाइम पे 57 लाख था सूरज के केस में। ड्यू टू सम इमरजेंसी इन फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गया, जिसकी वजह से सूरज को क्या करना पड़ा, ये फ्लैट को बेचना पड़ा। सोल्ड सच रेसिडेंशियल यूनिट टू मिस्टर प्रकाश इन दिसंबर 2021। तो कब खरीदा था मई में, दिसंबर में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 53 लाख में बेच दिया। वो टाइम पे इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था? 61 लाख रुपीस का एचडीवी था। तो यहाँ पे 110% लगेगा। 50C में कुछ ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है 120% वाला, यहाँ पे 110% ही लगेगा। डिटरमाइन द कैपिटल गेन इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड ऑफ मिस्टर सूरज एंड मिस्टर प्रकाश। तो देखो वो 43CA का तो कुछ यहाँ पे केस ही नहीं है। सबसे पहले मैं मिस्टर सूरज को पकड़ता हूँ और फिर मैं मिस्टर प्रकाश को पकड़ता हूँ। मिस्टर सूरज के हाथ में क्या लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा। शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन तो होगा नहीं, सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बड़ा ही सिंपल है, 50 लाख ले लिया जाएगा क्योंकि 50 लाख में ही उसने फ्लैट को खरीदा था। ये देख लीजिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए दो चीजें दी हुई है। एक तो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना है 53 लाख, मतलब जो कंसिडरेशन है, और एचडीवी कितना है 61 लाख है। करेक्ट है। तो 53 लाख का मैं अगर 110% करता हूँ तो कितना होगा? 58 होगा। तो 61 उससे ज़्यादा है तो 61 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11 लाख आ जाएगा। तो ये तो सूरज का स्टेटस हो गया। अभी दूसरा स्टेटस प्रकाश का। प्रकाश ने क्या किया है, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उससे कम में खरीद लिया है। एक्चुअल वैल्यू कितना है? 61 लाख है, उससे उसने कितने में खरीद लिया है? 53 लाख में खरीद लिया है। तो 56/10 का गिफ्ट वाला प्रोविजन लग जाएगा। ये भी 110% से तो भाई ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है, यहाँ पे भी 58 ही होगा इसका 110%। तो 61 लाख क्या है आपका फुल, आपने 61 लाख एचडीवी है और आपने 53 में खरीद लिया है। तो ये जो डिफरेंस है 8 लाख का वो क्या हो जाएगा? अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? सूरज के हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11 लाख आएगा और प्रकाश के हाथ में 8 लाख रुपया IFOS। तो पहला ही पॉइंट अपना सही है। इज इट क्लियर? खुद से एक बार सॉल्व करके देखो, पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 6 मस्त था। इसमें अमेंडमेंट का भी झलक दिखाया था बट उसका कुछ आंसर में रिलेशन नहीं हुआ है, और वो दो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो फटाफट ये करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आरटीपी मस्त बनाया। ये डिफ़िकल्ट नहीं है बट ये पिछले टाइम जो अमेंडमेंट आया था उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है चलो। एक राजेश करके आदमी है जिसका उम्र है 53 ईयर्स एंड उसकी वाइफ है सौम्या जिसका एज है 50 ईयर्स। सिटीजन है कंट्री एक्स के, इंडिया के नहीं है, कोई एक्स नाम की कंट्री है जिसके सिटीजन है। दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस बर्थ, जब से पैदा हुए हैं एक्स में ही रह रहे हैं। दे आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन कंट्री एक्स, वहाँ पे कोई मान लो कि या तो टैक्स ही नहीं है या इनके ऊपर लगता नहीं है, जो भी समझो कि टैक्स नहीं भरना उनको। दोनों का कीन इंटरेस्ट है इंडियन कल्चर में। मिस्टर राजेश के पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन कंट्री एक्स। राजेश खुद, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स तीनों क्या हुए हैं? कंट्री एक्स में बॉर्न हुए हैं। मतलब राजेश जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? या तो आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में अगर बॉर्न हुए हैं तो आप क्या मान लिए जाते हो? आप मान लिए जाते हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। करेक्ट है। तो राजेश वो भी नहीं है। और अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन विजिट करता है इंडिया में और उसका 120 डेज से वाला कंडीशन, 365 वाला कंडीशन, 15 लाख रुपए से ज़्यादा इंडियन इनकम, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आर एंड NOR बन जाता है। याद है कि नहीं सर? याद, थोड़ा थोड़ा याद है, वो रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। बट यहाँ पे राजेश तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही नहीं है तो इसके लिए तो कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। सौम्या विजिट इंडिया अलॉन्ग विथ राजेश फॉर 4 months एवरी ईयर टू विथ हर पेरेंट्स। हर साल आती है 4 महीने के लिए। कभी 31 होगा, कभी 30 डेज होगा, कभी 31 होगा। तो भी देखो 120 से तो ज़्यादा ही क्रॉस हो रहा है। हाँ जी सर हो रहा है। हु वर बॉर्न इन दिल्ली। सौम्या के पेरेंट्स जो है वो दिल्ली में बॉर्न हुए हैं और वो इंडिया में ही रहते हैं। मतलब सौम्या क्या है? राजेश कुछ नहीं है। सौम्या जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया, जब वो इंडिया में रह रहे थे तो उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम अनाउंस किया था, ऑर्गेनाइज किया था, जिससे उनको इंडिया में इनकम हुआ था। राजेश को 18 लाख रुपया और सौम्या को 16 लाख रुपया। तो इनकम फ्रॉम, जो इंडियन इनकम है
वो कितनी है, 16 लाख है, मतलब 15 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 120 डेज वाला भी सेटिस्फाई होता है, हर साल आती है तो 365 वाला भी हो जाता है, और 15 लाख से ज़्यादा भी हो जाता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है, विजिट भी करती है इंडिया को, तो वो क्या मान ली जाएगी, RNOR मान ली जाएगी। पर जो राजेश है वो नॉन रेजिडेंट रहेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो पहला पॉइंट है बोथ आर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, गलत है। दूसरा है बोथ आर नॉन रेजिडेंट, गलत है। तीसरा है आपका राजेश तो रेजिडेंट है, नहीं भाई। चौथा है सौम्या रेजिडेंट है बिल्कुल, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, पर राजेश जो है वो नॉन रेजिडेंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक बार पॉज करके खुद से भाई ये सब समझो, समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, पर मजेदार क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है। एक बार पॉज कर लो, फिर क्वेश्चन 8 पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये भी पूरा अमेंडमेंट के ऊपर है, ये भी अमेंडमेंट के ऊपर है। तो चलो मैं पहले अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट, देन आई ये यूलिप वाला अमेंडमेंट। अगर आप यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है, पहले क्या होता था, इसमें जो भी आपको मैच्योरिटी वगैरह पे अमाउंट मिलता था वो क्या होता था, एग्जेम्प्ट होता था। अब इसको क्या कर दिया है, कैपिटल असेट की डेफिनेशन मान लिया है, मतलब इसको कैपिटल असेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया है। देखो पहला जो नॉर्मल ए क्लॉज में जो डेफिनेशन में था वही है, बी में भी वही है, सी एक नया डेफिनेशन डाला है कैपिटल असेट में, सी क्लॉज, जो यूलिप को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। बट ऐसा यूलिप होना चाहिए जिसको 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं किया है। आगे बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? और इसमें वो 2.5 लाख वाला क्लॉज है कि जो प्रीमियम है वो अगर 2.5 लाख से क्रॉस होता है तो ही आपका क्या होगा, बेसिकली ये यूलिप वाला जो पार्ट है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मतलब टैक्स लगेगा तभी लगेगा जब 2.5 लाख क्रॉस होगा, और ये इश्यू होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021, तो ही टैक्स लगेगा, पहले नहीं लगता था, ठीक है। 1 Feb 2021 और प्रीमियम 2.5 लाख से क्रॉस होना चाहिए और 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, सब कुछ कंडीशन थी। अमेंडमेंट लेक्चर देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है, अभी बार बार बताऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और वो जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर ए हैज़ टेकन 2 यूलिप्स। ए ने 2 यूलिप लिया है, एक यूलिप है एक्स, दूसरा यूलिप है वाई। एक्स कब इश्यू हुआ है, 1 Jan 21 को हुआ है, तो मतलब इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि 1 Feb 2021 से जो इश्यू होते हैं यूलिप वही कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आते हैं। यूलिप वाई इश्यू हुआ है 1 May 2021, ठीक है। सम एश्योर्ड यूलिप एक्स का 30 लाख है, वाई का 40 लाख है, ठीक है। एनुअल प्रीमियम पेड बाय मिस्टर ए 3 लाख एंड 4 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख जो है वो 10% तक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो सकता है। व्हाट वुड बी द टैक्सेबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन रिसीव बाय मिस्टर ए ऑन मैच्योरिटी ऑफ बोथ द यूलिप। तो यहाँ पे देखो बड़ा ही सिंपल है, एक्स जो है उसका कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, वाई जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कंसिडरेशन रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ यूलिप एक्स वुड बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, सही बात है। वाइल प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑन मैच्योरिटी ऑफ यूलिप वाई वुड बी टैक्सेबल, करेक्ट है। दूसरा, यूलिप वाई वुड बी एग्जम्प्ट नहीं होगा। तीसरा, बोथ एग्जम्प्ट नहीं होगा, बोथ टैक्सेबल नहीं होगा, तो आंसर इज ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट हम लोग ने क्या कर लिया है, अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर आरटीपी का पार्ट ये बोल सकते हैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जीएसटी का आरटीपी ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग ने पार्ट ए में जितने भी एमसीक्यूज थे वो बहुत 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 अच्छे से कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। ये पार्ट मैं फास्ट लेके जाऊँगा, आपको थोड़ा सा स्पीड अप में लेके जाऊँगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला तो ये आंसर नहीं देते तो थोड़ा समझाना पड़ता है, यहाँ पे फटाफट करेंगे, ठीक है। Following particulars of the income furnished by Mr. Asutosh, aged 65 years, pertaining to the year ended 31st March 2022, compute total income of AY 22-23 if he is a R&OR या NR। वो जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का जो टिपिकल क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन है, ठीक है। आशुतोष का एज 65 है, मतलब या तो वो सीनियर सिटीजन है या तो वो नॉन रेजिडेंट है, तो भाई नॉर्मल आदमी है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ लैंड इन जयपुर। जयपुर की एक लैंड है जिसको बेचा है टू मिस्टर रमेश, अ नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। द कंसिडरेशन इज ऑल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया इन फॉरेन करेंसी। आप बोलोगे कि करेंसी बाहर की मिली है, पैसा भी बाहर मिला है, तो सिर्फ R&OR नहीं। सेक्शन 9 याद करो, सेक्शन नंबर 9,
इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, याद आया, हाँ जी सर, सेक्शन 911 का चौथा पार्ट, जहां पे हम ये बात करते थे कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि इंडिया की है उसको बेच दिया है, भले ही कहीं पे भी बेचा है, किसको भी पैसा मिला है, प्रॉपर्टी इंडिया की है ना, तो टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा। तो ये 1,50,000 है, ये दोनों के केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सेकंड, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली, दिल्ली की प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, लेट आउट टू अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी, द रेंट एग्रीमेंट इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, मंथली रेंट इज रिसीव ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 911 का फिर पार्ट कवर हो जाता है कि अगर कोई ऐसा असेट है या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इनकम आ रहा है, अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो उसकी इनकम भी जो आ रही है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो ये 1,20,000 भी दोनों के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन नेपाल, रिसीव इन नेपाल, एग्रीकल्चर इनकम सर एग्जम्प्ट हो जाएगा, पागल भाई, नेपाल में है, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है, फॉरेन की एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम नहीं होगी, टैक्सेबल होगी, पर फॉरेन में है तो सिर्फ R&OR के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो ये पहले वाले के लिए ही टैक्सेबल होगी। फिर बात करते हैं, इसको स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिटेड इन यूको बैंक दिल्ली। क्या सर स्टार मार्क क्या करना है, इंडिया की इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, सबके लिए टैक्सेबल होगी, 18,000 रुपये पर डिडक्शन मिलता है सर। हाँ, इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है, 80 TTA में मिलता है और 80 TTB में भी मिलता है, करेक्ट है। 80 TTA में किसको मिलेगा पता है, 80, देखो ये जो एज है आंसू तो उसकी 65 ईयर्स है, मतलब अगर वो R&OR होगा तो सीनियर सिटीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 TTB अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर 80 TTB अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 18,000 पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, क्लियर। बट अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा तो सीनियर सिटीजन माना ही नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, 80 TTA अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट कॉलम में पहले 18,000 दोनों टैक्सेबल लेना है, बट फर्स्ट कॉलम में एग्जेम्पशन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा बेसिकली 80 TTB का कितना, पूरा 18,000, बट सेकंड केस में 80 TTA का डिडक्शन मिलेगा कितना, ओनली 10,000। फिर बात करते हैं इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन लंडन विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, 35,000 रिसीव इन इंडिया, इंडिया में 35,000 रिसीव हो चुका है, तो R&OR के हाथ में तो पूरा 60,000 टैक्सेबल होगा, पर नॉन रेजिडेंट के हाथ में सिर्फ 35,000 टैक्सेबल होगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज डॉटर ऑन हिज बर्थडे, रिलेटिव से गिफ्ट मिला है भाई, डॉटर से गिफ्ट मिला है, डॉटर रिलेटिव में होती है क्या, बिल्कुल रिलेटिव में होती है, तो यहाँ पे क्या 55,000 रुपये, 55,000 किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पास्ट फॉरेन टैक्स इनकम, ये तो भाई इतना एडजस्टमेंट क्लास में करा है भाई, पुरानी इनकम है, अभी रेमिट की है इंडिया में, इसको कोई इज्जत नहीं दी है, इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं। फिर लास्ट आता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड टू साइन लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, तो ये सिर्फ किसके हाथ में, R&OR के हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। इज इट ओके, फटाफट कराया है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है, वो अमेंडमेंट वाले वीडियो में, जो अमेंडमेंट वीडियो है ना मैराथन के पार्ट 2 में लास्ट वाला पार्ट दिया हुआ है, उसमें ये ऐसे टाइप का ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। सैलरी में जो पिछले टाइम अमेंडमेंट आया था इसको और अच्छे से समझाया है, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन वहाँ पर पूरा अच्छे से किया है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो आप वैसे भी देखने वाले हो तो वहाँ पर आपका ये चीज़ क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, बाद में प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि के ऊपर आता है, स्लम सेल के ऊपर आता है। स्लम सेल इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस बार छोटा सा स्लम सेल में अमेंडमेंट भी आया है। क्या अमेंडमेंट आया है, आपको FMV लेना है। किसका FMV लेना है बताता हूं, बड़ा ही छोटा सा अमेंडमेंट है, कुछ ऐसा खास नहीं है। स्लम सेल का क्या अमेंडमेंट है, यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 50B के हिसाब से, सेक्शन 50B क्या होता है, स्लम से होता है, तो कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50B क्या लेना है, FMV 1 और FMV 2 विच एवर इज हायर लेना है। FMV 1 क्या होता है, कैपिटल असेट जो ट्रांसफर किए उसका FMV, और दूसरा क्या, कंसिडरेशन का FMV, दोनों में से जो हायर होगा वो आपको क्या लेना है, FMV लेना है। तो अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। तो ये देखो बड़ा ही इजी कंसेप्ट होता है, अगर आपको मार्क्स मिल गए, मतलब आपको ये कंसेप्ट समझ पड़ गया तो फुल मार्क्स है भाई। मुझे तो ये कैपिटल गेन में जब मैं पढ़ता था तो सबसे इजी कंसेप्ट लगता था, वन ऑफ द सबसे इजी कंसेप्ट लगता था। तो स्टार्ट करें, हाँ सर करते हैं। मिस्टर आदित्य इज अ प्रोप्राइटर ऑफ स्टार स्टोर्स हैविंग 2 यूनिट, 2 यूनिट है। स्लम सेल का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल असेट, पूरा का पूरा यूनिट ही उठा कर ट्रांसफर कर देते हो,
करेक्ट है। 1/4/2021 को उसे ट्रांसफ़र कर दिया है पूरा यूनिट टू पूरा ही ट्रांसफ़र कर दिया है। स्टार्ट कब किया था? 2004-5 में किया था। अब भी बेच रहा है तो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, पर यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। स्लम सेल में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। सेल कंसिडरेशन क्या है? 18 लाख है। पर अभी सिर्फ ये नहीं देखना होता, अभी सिर्फ उसका फेयर मार्केट वैल्यू भी देखना होता है। दोनों में से जो हायर होगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाता था? लमसम कंसिडरेशन, मतलब यही माना जाता था। अभी अमेंडमेंट के बाद कुछ फेयर मार्केट वैल्यू नीचे दिया होगा तो वो भी कंसिडर कर लेंगे, विच एवर इज हायर आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ट्रांसफर एक्सपेंस लेस हो जाएगा और उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो देखो ये तो हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का बात, या तो 18 लाख होगा या जो नीचे दिया होगा वो हो जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। अभी बात करें उसमें से रिड्यूस ट्रांसफर एक्सपेंस वगैरह कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है स्लम सेल में? नेट वर्थ ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है? असेट माइनस लाइबिलिटी आपका नेट वर्थ हो जाएगा। लाइबिलिटी आपको बुक वैल्यू पे ले लेना है। असेट आपको कैसे लेना है? देखो ध्यान से समझो। असेट अगर नॉन डेप्रिशिएबल असेट है तो बुक वैल्यू पे, डेप्रिशिएबल अगर कोई असेट है तो किस पे आएगा? बुक वैल्यू पे आएगा। डेप्रिशिएबल असेट है तो WDV पे आएगा, नॉन डेप्रिशिएबल असेट है तो बुक वैल्यू। WDV का मतलब क्या है? अगर डेप्रिशिएशन का इफेक्ट नहीं दिया है तो अपने को देना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी रीवैल्यूएशन का इफेक्ट दिया है तो अपने को रिमूव करना है, अपने को रीवैल्यूएशन कंसीडर नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ स्लम सेल का क्वेश्चन, ठीक है। कुछ असेट दी है, कुछ लाइबिलिटी दी है। यहाँ पे ये कोई काम का नहीं है क्योंकि यूनिट 2 ही ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे देखेंगे किस हिसाब से एडजस्टमेंट दी है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं लैंड ऑफ यूनिट 2 वॉज परचेज एट ₹5 लाख 2004 में और रीवैल्यू किया था 7,50,000 में। तो यहाँ पे कितना लिखा है? 7,50,000 लिखा है, पर अपने को कितना लेना है? 5 लाख रुपए लेना है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। सेकेंड आता है नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी असेट इज कंसिडर्ड इन ट्रांसफर डीड। तो भाई वो तो बेसिक है, अगर इंडिविजुअल वैल्यू होता तो स्लम सेल ही नहीं होता। थर्ड, पेटेंट एक्वायर किया था 1 दिसंबर 2019 में ऑन विच नो डेप्रिशिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। तो अभी तक ये 7,25,000 का जो पेटेंट है इसके ऊपर नो डेप्रिशिएशन, तो अपने को ये पेटेंट का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएशन निकाल देना पड़ेगा, सिंपल है। तो देखो सबसे पहले 7,25,000 पे इंटेंजिबल असेट का रेट क्या होता है सर? 25% होता है। तो सबसे पहले 12.5% के हिसाब से, क्योंकि हाफ डेप्रिशिएशन मिलेगा। डेप्रिशिएशन का हाफ क्यों मिलेगा? क्योंकि दिसंबर में परचेस किया था। तो कितना आ जाएगा? 6,34,375 आ जाएगा। उसके अगले साल में 25% रिड्यूस हो जाएगा 2021 में। तो अपना ओपनिंग क्या आ जाएगा? 475,781। तो अपने को क्या लेना है? पेटेंट का वैल्यू ये नहीं लेना है, 475,781 लेना है। कुछ नहीं किया है, बस डेप्रिशिएशन का इफेक्ट दे दिया है। फिर फर्नीचर ऑफ यूनिट 2 ऑफ ₹5 लाख वर परचेज ऑन 1 दिसंबर 2020 ऑन विच नो डेप्रिशिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। सेम फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिशिएशन नहीं प्रोवाइड किया है। 5 लाख का फर्नीचर था, फर्नीचर का रेट होता है 10%। सिंस ये हाफ रेट ही लगेगा। क्यों हाफ रेट लगेगा? क्योंकि वो परचेस हुआ है आपका दिसंबर में परचेस हुआ है 2020। तो 5% कितना होगा? 5 लाख का 25,000 रुपये। तो फर्नीचर का वैल्यू हम लेंगे 4,75,000, ठीक है। डेटर्स हमेशा बुक वैल्यू पे आएगा तो ये 3,50,000 पे आ जाएगा। बैंक लोन 8,50,000 है, पर वो क्या है? 70% यूनिट 1 का है। तो यूनिट 2 का कितना है? 30% होगा। तो 8,50,000 का 30% लोन आ जाएगा। क्रेडिटर्स जो है वो टोटल 4,50,000 है, जिसमें 80% किसका है? यूनिट ए का है। मतलब 20% अपना यूनिट 2 का आ जाएगा 90,000 रुपीज़। और अनसिक्योर्ड लोन 4 लाख पूरा है, जिसमें यूनिट 2 का कितना है? सिर्फ 30% है, मतलब 1,20,000। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? एडलेस करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट दिया है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल asset transferred by way of slum sale of unit 2 is 18,10,000 rupees। यहाँ पे देखो ये फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर दे दिया 18,10,000। ऊपर कितना दिया था? लमसम कंसिडरेशन 18 लाख, विच एवर इज हायर। 18,10,000 आपका क्या बन जाएगा? लमसम कंसिडरेशन, जिसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोलेंगे, ये ले लेंगे। इसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस वगैरह लेस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आएगा? ये असेट वाला पार्ट जो मैंने आपको कैलकुलेट कराया है इसको टोटल कर लो, इसमें से लाइबिलिटी वाला पार्ट रिड्यूस कर दो, तो नेट आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन आ जाएगा। इज इट क्लियर? सॉल्यूशन बता देता हूं, ये देखिए। सबसे पहले 18,10,000 क्यों लिया मैंने आपको बता दिया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से एक्सपेंस लेस कर दिया तो 17,33,000 नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी नेट वर्थ हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे।
नेट वर्थ के लिए सबसे पहले एसेट की वैल्यू ली, लैंड और डेटर के लिए क्या आएगा, बुक वैल्यू आएगा क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल है, पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है रीवैल्यूएशन का इफेक्ट हटा दिया है। फर्नीचर के लिए और पेटेंट के लिए डेप्रिशिएशन का इफेक्ट हटा दिया है, करेक्ट है। लाइबिलिटी जो 30% 20% रिड्यूस करनी थी वो कर दी है, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। इज इट क्लियर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए रखा हुआ है, 36 मंथ से ज़्यादा के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन 12। इसको स्टार वगैरह जो मारना है हमारो, ये दिख बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहा है, इजी है पर इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर एडजस्टमेंट बनाए। दिस टाइम आरटीपी इज़ वेरी गुड, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, ऑब्वियस सी बात है, पर मज़ा आएगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन करते हैं, मिस्टर सम्राट और उसकी वाइफ जो है कोमल, उनके पास 12% वोटिंग पावर है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में। मिस्टर सम्राट एंड मिसेस कोमल आर वर्किंग इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हाउएवर मिसेस कोमल इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ FY 21-22, यू आर required to compute the GTI of सम्राट एंड कोमल। ठीक है, कोमल जो है वो क्वालिफाइड नहीं है, बट सम्राट का वहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, कोमल को भी उसने क्या किया है, जॉब पे लगाया हुआ है, करेक्ट है, हाँ जी सर। तो कोमल क्या है, क्वालिफाइड नहीं है वैसे, फिर भी क्या हो रहा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह से जॉब पे लगा है, तो जो उसको कोमल को सैलरी मिलेगा वो भी सम्राट के हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे है, 12 दोनों का है, दैट इज 24 मोर देन 20, ऑब्वियसली बात है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। पहले पॉइंट पे आते हैं, डिविडेंड ऑफ ₹22,500 एंड 45,000 इज रिसीव्ड बाय मिस्टर सम्राट एंड मिस कोमल। सम्राट को 22,500 डिविडेंड मिला है, कोमल को 45,000 मिला है, मिल चुका है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से। मिस्टर सम्राट ने इंस्ट्रक्ट किया है 50% उसका डिविडेंड किसको मिले, काजल को मिले, जो कि उसके भाई डिसीज ब्रदर की क्या है, डॉटर है। मतलब सम्राट का भी 45 था, इसका भी 45 था, 45 में से सम्राट ने 50% खुद लिया है, 50% किसी और को दे दिया है जो कि उसकी रिलेटिव वगैरह है। यहाँ पे क्लबिंग का एक प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, आप एसेट के तो ओनर हो, बट उसमें से जो इनकम आ रही है वो आप किसी और को ट्रांसफर करते हो, तो वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। तो ये 22,500 जो डॉटर ऑफ डिसीज ब्रदर को मिल रहा है, वो भी आपके हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। यहाँ तक तो चलो समझ रहा है, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये इनकम रिसीव हो चुकी है, मतलब इसके ऊपर टीडीएस क्या हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है। टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो उसको वापस ऐड करना पड़ेगा, याद है सेक्शन नंबर 194, डिविडेंड के ऊपर टीडीएस की बात आ रही है। तो ये जो 45,000 है, ये ग्रॉसअप करके कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको ग्रॉसअप कर दिया है, सॉल्यूशन है 22,500 इंटू 10% टीडीएस का रेट रहता है, बेसिकली वो वाली चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इज इट क्लियर? हाँ जी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ये भी एक, इसमें भी कैच है। सैलरी अर्न बाय मिस्टर सम्राट एंड मिसेस कोमल फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज 8,50,000 एंड 5,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या होगा सर, ऊपर ही तो देखा था, ये 5,50,000 जो कोमल का है वो भी इसके हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, पर जो 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है ना 50,000 रुपीज़ वाला, वो 8,50,000 को क्या मिलेगा, सेपरेटली मिलेगा, और 5,50,000 को सेपरेटली मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, दोनों क्लब्स सम्राट के हाथ में ही होगा। ये तो सम्राट का ही इनकम है 8,50,000, ये 5,50,000 भी इसके हाथ में क्लब हो जाएगा, बट 50,000 का क्या मिल जाएगा पता है, डिडक्शन मिल जाएगा दोनों के केस में। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे आता है, बिजनेस इनकम अर्न बाय मिस्टर सम्राट फ्रॉम हिज सोल प्रोप्राइटरी, है तो नॉर्मल है, 15,60,000 उसका क्या है, पीजीबीपी का इनकम है। चौथा, इंटरेस्ट ऑन एफडी अर्नड बाय मिस कोमल ऑफ ₹9 लाख। 9 लाख रुपीज़ उसको क्या मिला है, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिला है। टैक्सेबल है, हाँ जी बिल्कुल आया, फर्स्ट में टैक्सेबल है। क्या सर इसके ऊपर भी टीडीएस वो रिवर्स ग्रॉसअप करना है? देखो, जब अर्नड वर्ड लिखा है ना, अर्न, तो इसका मतलब क्या है, इसमें ऑलरेडी टीडीएस का पार्ट है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। जब रिसीव वर्ड लिखा है ना, मतलब इसमें से टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। यहाँ पे क्या है, अर्नड है, तो 9 लाख रुपीज़ से क्या रहेगा, यहाँ पे टैक्सेबल होगा कोमल के हाथ में 9 लाख रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है। पांचवें पॉइंट पे आते हैं, उसका बेटा भी है आकाश, वो 10 साल का है, माइनर है, पेन है, रिसीव करता है इंटरेस्ट ऑफ ₹54,000 फ्रॉम बैंक
रिसीव करता है इंटरेस्ट, रिसीव करता है 54,000 ग्रॉस अप हो जाएगा 60,000 रुपये, करेक्ट है। ये ठीक है, पर किसके हाथ में क्लब होगा? मदर और फादर, जिसकी इनकम ज़्यादा है। ज़्यादा किसकी है? सम्राट की है। तो सम्राट के हाथ में 60,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। 54,000 का क्या करेंगे? ग्रॉसअप कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। पर माइनर के हाथ में आपको पता है वो डिडक्शन भी मिलता है। कैसा डिडक्शन मिलता है? 1500 रुपये वाला 1032 का एग्जम्पशन मिलता है, ये वाला। वो भी या क्या क्या यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कितना सारा एक ही क्वेश्चन में सब पार्ट चल रहा है। बट सर ये अर्नड वाला, रिसीव वाला एग्ज़ाम के प्रेशर में कहीं थोड़ा सा गलती हो गया तो क्या करेंगे? स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है। खासकर जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो 100% मिलता है, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा सा कहीं पे 1-2 पॉइंट ऐसे बहुत सारे लेयरिंग वाले अगर क्वेश्चन आए और कहीं पे छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाता है, डोंट वरी, स्टेप वाइज मार्किंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट मैंने करा दिया। अभी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 13 पे आते हैं। मिस्टर राजेश, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड लॉसेस। ठीक है, कुछ पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड भी दिए हुए हैं। Compute the gross total income of Mr. Rajesh for assessment year 22-23 and amount of loss, if any, that can be carried forward if he wants to opt for provision of section 115 BAC। अगर वो 115 BAC opt करता है तो उसके बाद कैसे यह क्वेश्चन सॉल्व होगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई इतना महान नहीं है, पर इसमें ये ट्विस्ट डाल दिया कि वो 115 BAC ऑप्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है, कंप्यूट किया है, हम यही समझेंगे वो 115 BAC के हिसाब से कंप्यूट किया है, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी का इनकम है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है 1,15,000, ठीक है। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली, दिल्ली का एक प्रॉपर्टी है जिसमें लॉस है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जनरली हम सैलरी के साथ सेट ऑफ कर देंगे, पर आपको पता है अगर आप 115 BAC ले लेते हो, ये सबके मैराथन में बहुत अच्छे से सब चीज़ें रिवाइज कराई हुई है, आप देख लेना। 115 BAC ले लेते हो तो ये लॉस आप किसी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते बाहर, ठीक है। तो ये 75,000 ये आप नहीं कर सकते। फिर SOP का लॉस तो इंटरेस्ट है, मतलब लॉस ही है बेसिकली। SOP का लॉस तो हम क्या करने ही नहीं देते 115 BAC में, तो इसका तो इफेक्ट ही नहीं आता, इसको हटा दो। तो सबसे पहले देखो ये 3,40,000 क्या हो जाएगा? सैलरी का इनकम आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल गेन को होल्ड पे रखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का 75,000 लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 50,000 का कुछ नहीं करना। विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट IFOS में 40,000 का क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा, सिंपल है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये लॉटरी टिकट के रिलेटेड एक्सपेंसेस कुछ भी अलाउड होते हैं, सेक्शन 58 साफ साफ बोलता है कुछ अलाउड नहीं होंगे तो इग्नोर कर दो। ये 40,000 सीधा सीधा IFOS का इनकम है। PGBP की डिटेल दी है, उसके लिए नीचे का डिटेल यूज़ करना पड़ेगा, उसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है 1,40,000 और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया था 1,15,000, तो 25,000 आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन आ जाएगा। अभी आ जाते हैं PGBP के ऊपर। तो PGBP की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रॉफिट है 96,000, जिसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10,000 रिड्यूस किया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन 4,000 रिड्यूस कर दिया है। 115 BAC अगर ले रहे हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये 4,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो ये 1 लाख रुपीज़ क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लेस हो जाएगा 35,000 और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 10,000 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, तो कितना? 55,000 आपका PGBP का इनकम आ जाएगा, 55,000। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस के रिलेटेड कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सिंपल। तो ये सब इनकम है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार आपके सॉल्यूशन पे। 3,40,000 रुपीज़ सैलरी, करेक्ट है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 75,000। PGBP 96,000 था, उसमें 4,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, 1 लाख हो गया। उसमें से 35,000 आपका और 10,000 ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, जो पुराना आ रहा है। कैपिटल गेन विल बी 25,000 और लॉटरी का इनकम 40,000। 75,000 और 50,000 दोनों क्या हो जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और नीचे 2 नोट दिए, कोई खर्चा अलाउड नहीं होता, और ये खर्चे वाला नोट दिया है और एक सेक्शन 74A3 का दिया है, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
ये तो बड़ा वाला जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है वही है, पर इसमें भी थोड़ा, अगर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के मैराथन की लिंक है, जिसमें पूरे 11 क्वेश्चन जो भी आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं वो फास्ट फॉरवर्ड मैनर से मैंने सब कुछ कराए हैं, जिससे आपको क्या होगा, क्लियरली समझ जाएगा कि क्या मतलब कैसे वो सॉल्व होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में देखना होता है कि क्या पूछा है क्वेश्चन ने। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर ऋषभ फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इन द मैनर सो दैट ही कैन मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग। अगर ऐसा लिखा आता है इसका मतलब क्या है, आपको नॉर्मल तरीके से भी क्या करना है, टैक्स निकालना है, और 115 BAC से भी क्या करना है, टैक्स निकालना है। दोनों से निकाल के देखना है किसमें टैक्स कम आता है। जिसमें टैक्स कम आता है वो ऑप्शन आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। इज इट ओके? मिस्टर ऋषभ एक रेसिडेंट है, एक इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 54 ईयर्स है, एंगेज है बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है जी। अर्न करता है प्रॉफिट 82,45,000। तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एज पर PNL अकाउंट, एज पर PNL लिख लेते हैं 82,45,000। उसमें से इसमें ये डेबिट क्रेडिट हुआ है कुछ। सबसे पहले डेप्रिसिएशन 15,40,000 देखेंगे बाद में क्या एडजस्टमेंट आता है। कैपिटल गेन जो कि इसमें इंक्लूडेड है, तो इसको क्या करेंगे, ये बिजनेस है, मतलब ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपका कैपिटल गेन डाला है, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, तो यहाँ से निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, लेस करेंगे और ऐड कहाँ पे कर देंगे, नीचे कैपिटल गेन हेड डाल के वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जब टैक्स निकालेंगे, ये लिस्टेड इक्विटी शेयर है, STT पे हुआ है, तो यहाँ पे क्या 111A के हिसाब से 15% टैक्स लग जाएगा। ये सेट हो गया। वो रिसीव करता है इनकम टैक्स रिफंड of rupees 15,550 which include interest on refund of rupees 4,450। मतलब क्या है, 15,550 रुपये क्या है, इनकम टैक्स रिफंड PNL के क्रेडिट में डाला है, जिसमें 4,550 4,550 क्या है, इंटरेस्ट है, और 11,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसको 15,550 को पूरा रिड्यूस कर देंगे और 4,550 को क्या करेंगे, नीचे IFOS में जाके डाल देंगे, इंटरेस्ट इनकम है। डिविडेंड डाला हुआ है 15 लाख रुपये, तो PNL के क्रेडिट में डिविडेंड डाला है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेस कर देंगे। ऐड कहाँ करेंगे, नीचे IFOS में ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक साथ हो? हाँ जी सर साथ है। फिर आगे आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। मिस्टर ऋषभ इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹65 लाख ऑन 1st of October 2021 विच वॉज पुट टू यूज ऑन 1st of Jan 2022। ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है, उसमें यह भी असेट इंस्टॉल किया था जो कि पुट टू यूज़ हुआ है कभी 1st Jan को। तो मतलब डेप्रिसिएशन जो भी आया होगा वो हाफ रेट से आया रहेगा, मतलब 15%, और एडिशनल 15% का हाफ 7.5%, और एडिशनल डेप्रिसिएशन रहेगा तो 20% का हाफ, दैट इज 10%, जिसमें depreciation on this amount of ₹65 lakh is included in depreciation and debited to PNL। तो होना चाहिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है, सही है, ठीक है। Mr. Rishabh took a loan from SBI of ₹50 lakh on 15th of March 2021। 15th March 2021 को लोन लिया था at 10.5% per annum to purchase such plant and machinery। ये ऊपर जो प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन की बात चल रही है ना, ये खरीदने के लिए इसने यहाँ पे लोन लिया है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज कब किया है, 1st Jan को किया, मतलब 1st Jan से पहले का इंटरेस्ट क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, और उसके बाद वाला इंटरेस्ट क्या होगा, PNL में जाएगा। पर यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो जितना भी टोटल इंटरेस्ट है वो क्या कर दिया है, वो कर दिया है PNL के डेबिट में, जो कि क्या है, गलत है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा जो कि कैपिटलाइज होना चाहिए। कैपिटलाइज होना चाहिए मतलब आपने PNL के डेबिट में डाल दिया था, नहीं डालना चाहिए, एडबैक करना पड़ेगा। कितना एडबैक करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है, आपका 50 लाख रुपए इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई कर दो 10.5% से रेट से, और 3.5 मंथ डिवाइड बाय 12। 3.5 कैसे आया, 15 दिन सितंबर के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन को तो आपका क्या हो रहा है, पुट टू यूज हो रहा है 1st Jan को, मतलब दिसंबर तक का। तो ये अमाउंट जो भी आएगा, वॉट एवर द अमाउंट, ये आपका एडबैक हो जाएगा। पर इंपॉर्टेंट चीज, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अमाउंट जो भी आएगा इसके ऊपर आपको ये कैपिटलाइज कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसको बैलेंस शीट में डाल दिया। अब बैलेंस शीट में जब डालोगे तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आएगा,
इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा, जो ऊपर नहीं लिया तो वो क्या होगा, लेस होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं ये अमाउंट क्या होगा, कैलकुलेटर 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 10.5% मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइड बाय 12, दैट विल बी 1,53,125। अब क्या करना है पता है, 1,53,125 का डेप्रिसिएशन रिड्यूस होगा एट 7.5% और एडिशनल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होगा एट द रेट 10%। इज इट क्लियर? तो अभी तक जितने एडजस्टमेंट किए हैं वो मैं आपको ये सॉल्यूशन में आके समझा देता हूँ। एक एक मैं लिखूंगा तो क्या होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम के लिए अननेसेसरी का होगा। 80 to 45 ले लिया, उसमें से सबसे पहले ये 153 125 कैसे ऐड बैक किया समझा। 153 मैंने आपको बताया, अभी पुट टू यूज नहीं किया था। ये वाला 5 लाख अभी छोड़ दो, ठीक है। दूसरा, ये सब चीजें लेस की है। सबसे पहले इनकम टैक्स का रिफंड लेस किया है, डिविडेंड लेस किया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस किया है। यहाँ तक हम साथ हैं? हाँ जी सर साथ है। ये जो डेप्रिसिएशन है रिड्यूस किया है, कैसा डेप्रिसिएशन, ये 1,53,125 पे 7.5% और 10% करेक्ट है, जो मैंने बोला था लेस हो जाएगा, हो गया सर। फिर कैपिटल गेन में जाके ऊपर जो रिड्यूस किया था यहाँ पे कैपिटल गेन में डाल दिया है। इनकम टैक्स रिफंड का अमाउंट इंटरेस्ट डाल दिया है, क्योंकि इनकम तो सिर्फ इंटरेस्ट है, बाकी तो रिफंड है, करेक्ट है। और डिविडेंड का इनकम यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ तक आप मेरे साथ हो? हाँ जी सर साथ है। नेक्स्ट आते हैं, एक एक करके स्टेप वाइज करा रहा हूँ। पहले अपन नॉर्मल प्रोविजन देखेंगे। नॉर्मल प्रोविजन हो जाएगा, उसमें जो 115 BAC का एडजस्टमेंट होगा वो कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं, ऋषभ परचेज गुड्स for ₹40 lakh from Mr. Ram, his brother. The market value is 35 lakh। मतलब 35 लाख का गुड्स 40 लाख में खरीदा है। तो सेक्शन 40A2 बोलता है, अगर आप अपने रिलेटिव को एक्सेस अमाउंट या अनरीजनेबल अमाउंट जो कि बिजनेस की नीड से ज़्यादा है पेमेंट करते हो, तो जितना एक्सेस अमाउंट है, कितना एक्सेस अमाउंट है, 5 लाख है, वो क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। तो ऊपर एक एडजस्टमेंट था ना, 5 लाख ऐड किया था, वो यही था। 5वां पॉइंट, ही पेड ₹40,000 एज LIC प्रीमियम टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हिज मैरिड डॉटर हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। कुछ फर्क नहीं पड़ता, 80C में आपके चिल्ड्रन है तो उसका आप इंश्योरेंस LIC ले सकते हो। सम एश्योर्ड 5 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 10% करो, 50,000 तक ले सकते थे, आपने 40,000 का पेमेंट किया है, डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। He paid 45,000 by check toward health insurance policy covering himself, his spouse and his children। 45,000 का क्या लिया है, मेडिक्लेम लिया है, कितना मिलेगा, 25,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा 80D में। और यहाँ पे नीचे मिस्टर ऋषभ विड्रॉ 1.5 करोड़ इन कैश फ्रॉम द करंट अकाउंट। यहाँ पे वो 2% के हिसाब से 194N में TDS कटेगा, जिसका अभी एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना। जब भी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगा तो उसमें से क्या करना है, रिड्यूस करना है। यहाँ पे एक एडवांस टैक्स का डिटेल दिया है, जो क्या करना है अपने को, एडवांस टैक्स का डिटेल अभी कुछ नहीं करना है, जब भी वो लास्ट में आएगा तो उसको रिड्यूस कर देना है। तो वापस यहाँ पे सॉल्यूशन पे जाते हैं। एक ऊपर ये 5 लाख वाला मिस हुआ था, जो मैं अब बता देता हूँ। ये 5 लाख क्यों ऐड हुआ आपको समझ गया रहेगा। हाँ जी सर, वो अपने ब्रदर को दिया था। नीचे डिडक्शन की बात करें तो 40,000 80C, 25,000 80D। तो टोटल इनकम आपका इतना आ जाएगा। राउंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट होता है भाई, बिल्कुल राउंडिंग ऑफ करना, नहीं तो आधा मार्क्स 1 मार्क्स बिना मतलब का लोग काट लेते हैं, ठीक है। ये तो अपना कैसे आ गया, टोटल इनकम आ गया एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अभी मैं टोटल इनकम एज पर 115 BAC निकाल लेता हूँ। 115 BAC में देखो ये 2 डिडक्शन नहीं मिलेंगे, तो ये ऐड बैक करने पड़ेंगे। मतलब ये 87, 95, 328 में 65,000 सबसे पहले ऐड बैक करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये GTI आ जाएगा, वो ऐड बैक करूंगा तो इसमें अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पे तो बस वही प्रोविजन है। तो यहाँ पे 115 BAC में देखो मैंने GTI ले लिया, मतलब NTI में डिडक्शन ऐड कर लिया। उसमें से क्या किया, सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। 2 एडिशनल डेप्रिसिएशन थे, एक तो नॉर्मल वाला था, ये नॉर्मल वाला था, और एक वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग ने कैपिटलाइज किया था उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल इनकम आ गया एज पर सेक्शन 115 BAC। यहां तक साथ हो, एक बार यहां तक आप भी क्या करो, RTP में देख के समझ लो, पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो टैक्स निकालना है, अभी
टैक्स लाइबिलिटी निकालने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका है ना, नॉर्मल इनकम के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो इनकम था 111A वाला, मैंने पहले ही बता दिया था, उसको निकाल देते हैं साइड में और उसके ऊपर 15% टैक्स रेट लग जाएगा, वो 1,50,000 आ जाएगा। इसको छोड़ के बाकी कितना इनकम है 77,95,330। फर्स्ट 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 12,500, उसके बाद 1 लाख और उसके बाद ये जो 30% के हिसाब से टैक्स आएगा वो निकाल लिया। उसके ऊपर इनकम कितना है 87 लाख है, 50 लाख के ऊपर है, सरचार्ज लग जाएगा 10%। इज इट क्लियर? ये 23 के ऊपर सरचार्ज 10% लग गया, दैट इज 2,30,110। यहाँ तक क्लियर है? तो ये टोटल कर दिया, उसमें 4% क्या लगा दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो अगर आपको नहीं पता अभी भी, तो सबसे पहले ये सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह लग के फाइनल जो अपना टैक्स पेएबल है वो निकाल देते हैं। उसके बाद अभी लेस करेंगे क्या, जो 2% TDS डिडक्ट हुआ था कैश विड्रॉल पे वो ले लिया, और दूसरा एडवांस टैक्स जो पे किया था वो ले लिया। तो आपका क्या आ गया, नेट टैक्स पेएबल आ गया। अभी 115 BAC के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगा, सबसे पहला वही सेम करो, 10 लाख के ऊपर 15% निकालो, दैट इज 1,50,000। 95/25 640 में से 10 लाख रिड्यूस करोगे तो 85/25 640 आ जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो। बड़ा ही सिंपल तरीका है ये याद रखने का। सबसे पहले देखो 2,50,000 तक वहां पे भी कोई टैक्स नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है। 2,50,000 से लेके 5 लाख वहां पे भी 5% था, यहाँ पे भी 5% है। अभी क्या करना है आपको, 5 लाख, अभी 2.5 लाख ऐड करते रहना है। कब रुक जाना है, 15 लाख पे रुक जाना है, और यहाँ पे 5% ऐड कर देते रहना है। कहाँ पे रुक जाना है, 30% पे रुक जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टैक्स लाइबिलिटी 2295 192। यहाँ पे भी सरचार्ज लगेगा, बिल्कुल लगेगा, सेस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, वो सब नॉर्मल प्रोसीजर है। और यहाँ पे भी TDS और एडवांस टैक्स आप क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी 947,300 आ जाएगा। तो अभी आपको देखना है बेनिफिशियल कौन सा है। तो यहाँ पे 9,47,000 टैक्स आ रहा था और ऊपर 7,82,000 आ रहा था। तो आपको कौन सा ले लेना है, 7,82,000 ले लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो क्या है, टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है। अभी आपका सबसे बड़ा ये क्वेश्चन में सवाल यही होगा, सर सब एडजस्टमेंट सही नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, स्टेप वाइज मार्क मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बड़े क्वेश्चन में अक्सर होता है कि आपका क्या हो जाता है, कहीं कहीं पे वो, क्योंकि अभी आप करोगे हो जाएगा, एग्जाम प्रेशर में कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है। भाई किसी को 100 में से 100 नहीं लाने, 70-80 ला जाओगे तो भी अच्छा है मार्क्स है। इज इट क्लियर? तो होगा सिली मिस्टेक, हाँ होगा, कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात है, बस जानबूझ के अपने को प्रैक्टिस कर करके अच्छा करते रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई जो गलत सिली मिस्टेक होगा इसका मतलब एज्यूम करके ही चलना है कि होगा तो होगा, नहीं। और नोट्स बार बार यहाँ पे क्या किया है, जहाँ पे एडजस्टमेंट किया है उसके नीचे ही नोट्स लिखे हैं, पर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अलग से नोट्स लिखने चाहिए। यहाँ पे ये देखो साथ में नीचे ही लिख दिया ना, नीचे नोट्स करके लिखे तो उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है और मार्क्स मिलने में थोड़ा एडवांटेज होता है। ये भी कोई ख़राब नहीं है, ICA दोनों रिकमेंड करता है, कभी कैसे करता है सॉल्व, कभी कैसे करता है। और जितना एग्जाम में पेन चलेगा, जितना एग्जाम में पेन चलेगा उतने मार्क्स बढ़ेंगे। भाई आप कितना पढ़े हो, आपको क्या आता है, पेपर चेक करने वाले को नहीं पता, बट उसके साथ में पेपर है, उसमें आप जितना पेन चला के लिखे रहोगे उतना वो आपको क्या करेगा, कंसिडर करेगा। ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अभी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ RTP पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मिस शिवानी जो कि एक US सिटीजन है, मैरी करती है श्रीराम को, एक इंडियन सिटीजन को, और रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो। सिंस देन 2015 में शादी हुआ था, वहाँ से लेके शिवानी इंडिया में ही रहती है। मतलब शिवानी क्या है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उसने क्या किया है, उसका बैंक अकाउंट है US में, ठीक है। उसने रेसिडेंशियल हाउस US में था, वो बेच दिया है और उसकी वजह से उसको 2 लाख रुपए क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है। उसने 54 EC में वो इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 हो चुका है। उसके पास कोई इनकम नहीं है, क्या उसको रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा? सवाल यह है। अगर हाँ तो क्या बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकती है? क्या वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकती है? देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, आपका रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहले आपका जो इनकम है GTI है, वो GTI प्लस आपका सेक्शन 54 में जो एग्जम्पशन होते हैं कैपिटल गेन के, वो मिला के आपका बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट है। तो GTI 0 है, ये 54 में कुछ 2 लाख रुपया है, बेसिक एग्जम्पशन 2,50,000 होता है। तो इस हिसाब से तो इसको क्या नहीं लगना चाहिए, रिटर्न नहीं फाइल करना चाहिए सेक्शन 139(1) के हिसाब से। इज इट क्लियर? बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप R&OR हो और आप या तो बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो, कहाँ पे, फॉरेन में, जहाँ पे या तो आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, आपका फिनेंशियल एसेट इंटरेस्ट है, या आपका कोई एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है कंपलसरी।
पढ़ाया था ऐसा, हाँ जी पढ़ाया था, तो वही है तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि इसका फिनेंशियल इंटरेस्ट है, बैंक अकाउंट है कहाँ पे, फॉरेन में। क्लियर। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि क्या बिलेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाँ जी बिलेटेड रिटर्न इसको अगर कर सकती है, अगर इसको लेट ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेगी तो भी चलेगा। बिलेटेड रिटर्न का ड्यू डेट हम लोग ने देखा था 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये तो थियरी है, आप पढ़ लेना। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कंप्लीशन ऑफ वीडियो। आपको बहुत सारा कंटेंट ये चैनल पे मिलने वाला है रिगार्डिंग टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स, सब चीज़ों के रिलेटेड। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो मैराथन हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप वो देख लेते हो तो आपका टैक्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है उससे ही। इज इट क्लियर? हाँ तो चलो चलो चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आपको मेरे से और क्या चाहिए, अगर कुछ ऐसा लगे तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने के, ठीक है। तो मतलब कमेंट पे क्या होगा और पता चलेगा तो मैं, मेरा भी दिमाग उस हिसाब से चलेगा कि हाँ ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ।